हेलो, माय नेम इज़ योगेश नियाल एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री। तो इससे पहले वाली क्लास हमने हिस्ट्री इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी और हिस्ट्री इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद हमारी जो सेकंड क्लास है वो होने वाली है स्टोन एज के ऊपर। या एंशिएंट एरिया हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर और स्टोन एज से हम शुरू करेंगे। देखो, स्टोन एज जो है वो उसको पढ़ने का जो आधार है उसको हमें समझना होगा। यहाँ पर एक वीडियो कंसेप्शनल आएगी और एक वीडियो जो आएगी उसमें फैक्ट होंगे सारे के सारे, जिसमें आपको लिखा दिया जाएगा। और पहले कंसेप्शनल वीडियो से समझ जाते हैं कि क्या है और फिर फैक्चुअल वीडियो से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि स्टोन एज जो है, स्टोन एज को हमें पढ़ना क्यों है और कैसे पढ़ना है। तो देखो, स्टोन एज जो हम कह रहे हैं, जिसको हम पाषाण काल कह रहे हैं, इस पाषाण काल को हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि यहीं से मानव सभ्यता का डेवलपमेंट है। देखो, हर एक ह्यूमन का जो साइंटिफिक और आर्कोलॉजी कहता है उसके हिसाब से ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेज में हुआ है। वैसे देखा जाए तो हर धार्मिक व्यू अलग अलग होता है और हर धर्म में अलग अलग मानव का विकास बताया गया है, पर हम यहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक और आर्कोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 तरह से इवोल्यूशन हुआ। एक तो होमो हैबिलियस, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, होमो सैपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस पुरातन और निरंडरथल मानव, और होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो सैपियंस सैपियंस आज का मानव है, जो आप मुझे देख रहे हो या पूरे भी वर्ल्ड को देख रहे हो, तो होमो सैपियंस सैपियंस है। और इसका विकास कितने पीछे हुआ है, तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो हैबिलियस आया, फिर होमो इरेक्टस आया, फिर होमो सैपियंस पुरातन आया, फिर निरंडरथल आया और फिर होमो सैपियंस सैपियंस आया। तो इस तरह का विकास कहता है साइंस और इस तरह का आर्कोलॉजी कहता है। जिस हिसाब से हम देखें तो स्टोन एज ऐसा एज है जिसमें ह्यूमंस ने स्टोन का प्रयोग करा, पाषाण का प्रयोग करा, और उसीलिए हमने उसका नाम रखा है स्टोन एज। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पत्थर ही पत्थर है कोई, या ऐसा एज है जहाँ पर पत्थर है, नहीं। वो मानव ने उस पत्थरों का इस्तेमाल करा अपने घास काटने, अपना किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो अपना मांस छीलने के लिए हो, चाहे वो किसी अपनी दैनिक जीवन के अंदर उन्होंने उसी पत्थर का प्रयोग करा, जिसके लिए हमने उसको स्टोन एज दिया। और हमें जो आर्कोलॉजी, हमें जो शोध, हमें जो पुरातत्व मिलता है वही पत्थर मिलते हैं। हस्त कोठार होगा, चॉपर चॉपिंग हो गया, तो ऐसी जो तक्षणी हो गया या कोई भी अन्य उपकरण हो गया उनके द्वारा, वो पत्थर का मिलता है। तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, हमने उसे कह दिया स्टोन एज। और स्टोन एज का डिवीज़न जो हुआ है वो 3-4 पार्ट में है। जैसे अगर हम देखें तो एक तो पूरा पाषाण काल है, मतलब जो पहले पूरा पाषाण आ गया, फिर बीच का जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, फिर पूरा पाषाण काल के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, सॉरी उच्च पूरा पाषाण काल। और फिर सेकंड फेज है वो अकेला है, उसके अंदर मध्य पाषाण काल है फिर नव पाषाण काल है। तो ये जो डिवीजन है ये कोई इंसानों ने नहीं करा, ये हमने अपनी सहूलियत, अपनी समझ के लिए करा है। इतना लंबे स्तर पर कालखंड है, इतना लंबे स्तर पर टाइम पीरियड है, तो हम उसे कैसे समझे, तो हम अपने हिसाब से उसे बदलते हैं। अपने हिसाब से हमने ये कहा कि भाई इस तरह से रखा जाए कि इस तरह से हम धीरे धीरे करके उसे पढ़ें। अब इतने लंबे समय तक मानव ने चेंजेस करा होगा, मानव ने हर एक चीज़ करी होगी, इंसानों ने कैसे कैसे उसका आगे बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, कैसे धर्म उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसके अंदर बरियल सिस्टम आ रहा है, कैसे उसके अंदर आर्ट एंड पेंटिंग्स का शुरू हो रहा है, कैसे वो फूड को गैदर कर रहा है, कैसे वो डोमेस्टिकेशन कर रहा है, कैसे वो एग्रीकल्चर कर रहा है। तो ये कोई एक तरह से तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे धीरे। तो हम उस लंबे काल को ना पढ़ते हुए बल्कि उसको बांट देते हैं। तो ये इंसानों के द्वारा बांटा गया पीरियड है। और इसका क्वेश्चन आता है किसने बांटा, पूरा पाषाण काल की खोज किसने करी, मध्य पाषाण काल की खोज किसने करी और नव पाषाण काल की खोज करी, ये फैक्चुअल है। तो अब हम बात करें कि होमिनिड क्या है। देखो, यहाँ पर होमिनिड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होमिनिड वो एक ऐसा प्रकार है जो इंसानों से मैच करता है। जैसे कि अगर मैं हूँ और मेरे जैसा कोई कोई भी स्ट्रक्चर जो मेरे स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है वो होमिनिड हो जाएगा। तो फर्स्ट होमिनिड जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिला है वो अफ्रीका में मिला है, और अफ्रीका का जो दक्षिण अफ्रीका है उसका पूर्वी भाग जो है, जिसमें क्यूबीफोरा अगर हम देखें तो क्यूबीफोरा के अंदर मिला है 1972। और क्यूबीफोरा के अंदर जब मिला है तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिल गया। तो बात ये होती है कि इस जो पूरा स्टोन एज है हम उसे देख तो लेते हैं, पर उसमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसके अंदर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो चेंज, चेंज का मतलब है जैसे कि पूरा पाषाण काल और उसके बाद मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या चेंज आया जो पूरा पाषाण काल से अलग था। फिर नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल में ऐसा क्या चेंज आया है, तो नव पाषाण काल में ऐसा क्या चेंज आया जो मध्य पाषाण काल से अलग था। जैसे मध्य पाषाण काल की मैं बात करूँ तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो टूल्स हैं वो माइक्रोलिथिक हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब है वो जो औजार हैं पत्थरों के, जो पहला अगर बड़े पत्थर का प्रयोग हो रहा था तो अब छोटे पत्थर का प्रयोग हो रहा है। अब पत्थरों की मैं बात करूँ तो इसमें 2 चीज़ होती है, जैसे एक फ्लक होता है और एक कोर होता है। अगर आप एक पत्थर को बनाओ और एक पत्थर को तोड़ो तो उसका जो बड़ा टुकड़ा होगा उसको हम कोर कहेंगे और जो छोटा टुकड़ा होगा उसको हम फ्लक कहेंगे। तो इसी प्रकार की टेक्निक यूज़ होती थी। तो जैसे मध्य पाषाण काल के अंदर एक चेंज ये आया सबसे बड़ा कि वहाँ पर बरियल सिस्टम आया।
मतलब अब मानव ने उसको अपना जो भी उसके समुदाय था उसको दफनाना शुरू करा, और ये चेंज ही हमें समझना है। इस पूरे चैप्टर में चेंजेस समझने हैं, और अगर आपने चेंजेस को समझ लिया तो ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस समझने का मतलब है कि भाई कैसा मानव का विकास है। अब वो तो विकास हो रहा है ना, तो कहाँ पर क्या घटना हुई वो है। तो इसलिए मध्यपाषाण काल है, क्योंकि बरियल का चेंज है, मतलब पहली बार अंत्येष्टि व्यवहार हो रहा है, मतलब कि पहली बार आदमी अपने आप को दफना रहा है दूसरे को। दूसरा चेंज है कि भाई वो धनुष कमान, तीर कमान का यूज़ कर रहा है, तो पहले तीर कमान का यूज़ कर रहा है। तीसरा चेंज है कि पेंटिंग्स कर रहा है, और बड़े पैमाने पे पेंटिंग्स हुए, जैसे ये तो पहले से ही चल रहा था, रेनीगुंटा हो गया, तमिलनाडु की गुफाएं हो गया, भीमबेटका, ये तो पूरा पाषाण काल से चल रहा था। और इस तरह से जो चेंजेस हुए हैं वो हमें समझना है। फिर नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के अंदर क्या चेंज है? नवपाषाण काल के अंदर जो चेंजेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर जो है, तो ये चेंजेस को समझना है। नवपाषाण काल के अंदर जो चेंजेस है वो है पॉलिश्ड वाले, पॉलिश तो नहीं पर घिसे हुए पत्थर हैं, मतलब जो थोड़े घिसे हुए हैं। फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन, मतलब जो एनिमल्स हैं उसका फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन कब हुआ, मतलब उसका पालन कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे कब हुआ, तो वो जो हुआ वो आपका नवपाषाण काल में। तो ये चेंजेस आया ना, ये पूरी तरह से एक चेंज ही तो है, कि पहले तो नहीं हो रहा था अब हो रहा है, तो यही चेंज को हमें देखना है। अब कहते हैं कि भाई मतलब मध्यपाषाण काल से भी कृषि और पशुपालन हो चुका था, बट उतने बड़े पैमाने पे नहीं। यहाँ पर हमें एक और चीज़ को समझना होगा कि हम किसी संस्कृति और सभ्यता को कैसे जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि नवपाषाण काल है, तो क्या उसके साथ मध्यपाषाण काल नहीं चल सकता? चल सकता है। जैसे नवपाषाण कालीन स्थल रहे होंगे कुछ, उसके साथ मध्यपाषाण कालीन स्थल भी रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैं कहता हूँ मध्यपाषाण काल है और मध्यपाषाण काल पूरी तरह से खत्म होगा तब नवपाषाण काल आएगा, ऐसा नहीं है। मानव नवपाषाण की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब उन चेंजेस की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई एक आदमी है और एक आदमी कहीं पर रह रहा है, ठीक है ना, और उस आदमी वहाँ पर रह रहा है, वो वहाँ पर कृषि नहीं करता है, ना ही पशुपालन करता है बड़े पैमाने पे, थोड़ा बहुत वो जानता है और थोड़े बहुत तरीके से वो जीता है, वो आखेटक सामुदायिक समाज है। बट जब हम इस बात को देखें कि आखेटक सामुदायिक समाज है और वो एक जगह पर है, उन्हीं में से कुछ मानव या डेवलप होके एक जगह पर जाएंगे जो अलग तरह का चेंजेस लाएंगे, और वो जो चेंज होगा वो नई सभ्यता का जन्म होगा, जिसको हम नवपाषाण कह देंगे। तो उसने अब पहले वाला तो कृषि नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे से, और दूसरा वाला नहीं कर पा रहा है, पर वहाँ पर जो गया वो जो चेंज आया उसमें उसने बड़े बेहतर तरीके से कृषि करी, और जब उसने बेहतर तरीके से कृषि करी तो हमने उसे कहा कि नवपाषाण है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरी तरह से कृषि करने का जो ज्ञान है वो विकसित हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि मध्यपाषाण जो जो लोग रह रहे थे जिनको नहीं आती कृषि करना, वो खत्म होंगे तभी नवपाषाण काल आएगा। ये एक साथ रहते हैं, जैसे दो मानव हैं वो एक साथ रह रहे हैं, तो उसको हम मध्यपाषाण वाले कहेंगे और उसको नवपाषाण काल कहेंगे। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद दूसरा पीरियड नहीं जनरेट होगा। यहाँ पर जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद नवपाषाण कालीन स्थल भी थे। तो नवपाषाण कालीन स्थल का मतलब कैसे, अब इसमें बड़ा भ्रमित हो जाता है आदमी कि यार कैसे एक टाइम पे पूरी सभ्यता खत्म नहीं हो जाती और दूसरे टाइम पे फिर दूसरी सभ्यता का विकास होगा? नहीं, कुछ ऐसे चेंज, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे भौतिक अवशेष होते हैं जो सभ्यता को विशेष बनाते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या विशेष था? हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण था, या उसके अंदर लिपि का ज्ञान था, या उसके अंदर और भी चीज़ें थी जो, तो वो सभ्यता को विशेष बनाती है, तो हमने उसको एक नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। पर ऐसा नहीं है कि उस पूरे भारत में फिर और कोई रह ही नहीं रहा है, वहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल भी हैं, और उन नवपाषाण कालीन स्थलों में भी मानव रह रहा है, जिनके कारण वो व्यापार कर रहा है। तो कभी भी आप ये भ्रमित ना हो जाना कि पूरा पाषाण काल खत्म होगा तो मध्य पाषाण काल डेवलप होगा, और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा मानव तब ऐसे में जाएगा। दोनों साथ साथ चल सकते हैं। काफ़ी आगे वाले टाइम पर जब आप गुप्ता मौर्य को पढ़ोगे, तो जो आखेटक समाज है, जो जनजाति ट्राइब हैं, वो भी तो आज भी वहीं विद्यमान थी, उस समय विद्यमान थी। आज भी हम जहाँ पर जी रहे हैं, हमारी भी सेंचुरी में ट्राइब तो हैं। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से मानव डेवलप हो जाते तो हर एक वर्ग डेवलप हो जाता है। हर एक वर्ग दो तरह से रह सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कि मध्य पाषाण काल के साथ नवपाषाण कालीन मानव भी होगा। कोई बस स्थल बदल जाएंगे और उनकी विशेषता भौतिक अवस्था बदल जाएगी। अब मैं अगर थोड़ा सा डेवलप हो जाता हूँ और दूसरा आदमी नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ख़त्म होने के बाद ही मैं डेवलप होऊंगा। वो हम साथ साथ भी डेवलप हो सकते हैं और साथ साथ एक स्थल में रह अलग अलग स्थलों में रह रहे होंगे। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर हमने देखा इसमें इस जो पूरा चैप्टर है या जो स्टोन एज है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइट्स। भाई जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, ये टाइम जो था, इस समय आदमी रहता कहाँ कहाँ था। जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पर। पूरा पाषाण की अलग है, मध्य पाषाण की अलग है, नव पाषाण की अलग है। जैसे मध्य पाषाण काल के अंदर जो साइट्स हैं उसका नाम है दमदमा, मैदा, सराय नहराय, चौपानी मांडो, बागौर, और ऐसी कई विशेषताएं हैं जहाँ से हमें उनके बारे में समझना है। ये साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में भी बहुत ज़्यादा साइट्स हैं। उसमें सराय खोला है, उसके अंदर कुल मोहम्मद है, और
पूरा उत्तर प्रदेश वाला जो बेल्ट लगता है वो है। उसके बाद वहाँ पर बुर्जहोम है, बुर्जहोम तो सबसे महत्वपूर्ण है, गुपकराल है ना। उसके उसके बाद अगर हम देखें तो सौगारा है। तो ये सौगारा जिसमें सबसे पहले गौशाला के अवशेष मिले हैं। तो ये जो अवशेष मिले हैं, जो जगह है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को जानना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कोलडिवा है, कोलडिवा में सबसे पहले कृषि के अवशेष मिल जाते हैं नवपाषाण काल में। फिर अगर हम पूछेंगे कि एंशियंट टाइम में सबसे सबसे प्राचीन कौन से हैं, तो सबसे पहले लोहरा देव है। लोहरा देव मध्यपाषाण कालीन स्थल है, जहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम स्थल प्रयोग मिलते हैं, जो 8000 BC जाता है। ठीक है ना। तो इस बात को समझना है, ये सारा कुछ आएगा आपको कि कौन कौन सी साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, क्या है। मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या और पढ़ना कैसे है। जो साइट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। साइट्स के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर क्या मिला। आपको एक मानव सभ्यता को पढ़ना है, और मानव सभ्यता को पढ़ने का आधार ये है कि हम उसमें ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो क्लाइमेट रहेगा। क्लाइमेट को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, क्लाइमेट को जानना इसलिए ज़रूरी है कि मानव के ऊपर जितना भी प्रभाव पड़ता है वो किसी भी रूप से वातावरण का ही पड़ता है, और जिस प्रकार का वातावरण होगा वो मानव उसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया को दिखाएगा। अगर कहीं पे गर्मी है तो वो गर्मी के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, और वहाँ पर उसी प्रकार से भोजन करने का प्रयोग करेगा और क्या करेगा। ऐसे ही शीतोष्ण होगा, बर्फ़ होगा, तो उस प्रकार से वो काम करने का प्रयोग करेगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और उसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो यहाँ पर क्लाइमेट भी चेंज हो रहे हैं, टाइम है जो क्लाइमेट्स का, या जो एज है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे होलोसीन और प्लास्टोसीन। तो प्लास्टोसीन जो है पुरापाषाण काल में रहा, फिर उसके बाद मध्यपाषाण काल में होलोसीन आने लगा, फिर नवपाषाण काल में होलोसीन आने लगा। तो होलोसीन ने ऐसा क्या करा, उसने मानव पे चेंज करा, और कहा जाता है कि उसी मानव के चेंज होने से शायद मध्यपाषाण कालीन मानव ने माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल करा होगा। तो जैसे यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी एज में माइक्रोलिथिक टूल्स का इंपॉर्टेंट हुआ, तो वो मध्यपाषाण काल है। ये सिर्फ अभी आपको एक ब्यौरा दिया जा रहा है कि किस प्रकार से पढ़ा जाएगा और किस प्रकार से समझा जाएगा। कल की वीडियो में हम इस बार पूरी तरह से इसको फैक्चुअल उसमें लाकर और समझ देंगे। ठीक है, तो होलोसीन एज था, क्लाइमेट है। फिर क्लाइमेट के ऊपर किसने रिसर्च करा, जैसे बी टेरी और पीटरसन है, टेरी और इन्होंने भी शोध करा था सोन नदी घाटी में। तो ये जो शोध हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट को देखा जा रहा है, उस क्लाइमेट का डायरेक्ट प्रभाव उस मानव सभ्यता पे है, और उसी मानव सभ्यता को जानने का प्रयोग है। इसके बाद हम समझ जाएंगे कि जैसे कि और भी